Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सर वो एक बार क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक बार दोबारा बता दो ना। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जिसमें कैरेक्टर जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो वो डिफरेंट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। जैसे कैरेक्टर मेल से गया फीमेल में और फीमेल से फिर गया मेल में, तो इस तरह का इनहेरिटेंस, या फिर फीमेल से मेल में गया और मेल से फीमेल में गया, तो इस तरह का इनहेरिटेंस कहलाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको दो टाइप्स में हमने बांटा है, एक है डायएंड्रिक, दूसरा है डायगाइनिक। डायगाइनिक में सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो फीमेल में होगा, और सॉरी मेल में होगा, मेल से फीमेल में जाएगा और फीमेल से फिर मेल में जाएगा, तो डायगाइनिक। डायएंड्रिक में कैरेक्टर फीमेल के अंदर होगा, फीमेल से मेल में गया और मेल से फिर फीमेल में गया, तो उसको बोला जाएगा डायएंड्रिक। ठीक है सर डायगाइनिक है, इसमें जो सबसे पहले ट्रैक्ट होगा वो किस में होगा? वो मेल में होगा, मेल से फीमेल में, फीमेल से फिर मेल में। मतलब इसमें ना पहला, मैटरनल ग्रैंड में होगा। इसमें सुनिए, पहला और तीसरा जो जनरेशन है वो तो सेम सेक्स का रहेगा, सेकंड जनरेशन डिफरेंट होगा, और जो सेकंड जनरेशन होगा उसके बिहाफ पे उसका नाम हो जाएगा, जैसे डायएंड्रिक या डायगाइनिक। देखो डायगाइनिक वाला केस देखो, हमने क्या बोला है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब जो मदर के फादर होंगे। ठीक है, मतलब जैसे आप ले लीजिए अपने आप को, तो आपके क्या हो गए, क्या हो गए भाई, नाना। नाना जी। ठीक है ना, तो आपके जो नाना जी हैं उनसे कैरेक्टर किस में आया होगा, पहले आपकी मदर में और फिर मदर से आपके अंदर, तो ये तो हो गया डायगाइनिक। और अगर आप मान लीजिए किसी लड़की की बात करें, सिस्टर की बात कर लीजिए अपनी, आपकी सिस्टर हो गई, तो आपकी सिस्टर में जो कैरेक्टर आया है वो किससे आएगा, फादर से आएगा कुछ कैरेक्टर आपके, और फादर में जो कैरेक्टर वो किससे आए हैं, वो ग्रैंड मतलब आपकी दादी माँ से कैरेक्टर फादर आपके फादर में गया और फादर से आपके डॉटर में चला गया, तो ये हो गया डाय एंड्रिक। ठीक, ठीक ठीक है सर, तो ये हमने समझ थैंक लिया। ओके, तो ये हमने ना लास्ट क्लास में पेडिग्री कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट सारे, और आज हम एक स्पेशल टाइप का इनहेरिटेंस शुरू कर देंगे, और वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इस बात को दर्शाता है कि जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो नॉन क्रोमोसोम से भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं सारे वो सब क्रोमोसोम से हो, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उससे हो, वो किसी और से भी हो सकते हैं, तो उस तरह का इनहेरिटेंस कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब ये है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही स्ट्रक्चर से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और साइटोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर हमारे पास आएंगी, एक आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये देखा जाता है प्लांट में, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहेगा, एनिमल में भी प्लांट में भी। आपने सबने सेल पढ़ा है और हमें ये बात पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का डीएनए है। इनके जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है, ये भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट और डीएनए है ये किसके हो सकते हैं, फादर के या मदर के, तो ये होंगे हमेशा, जो साइटोप्लाज्म होता है जाइगोट के अंदर वो किसका होता है, वो होता है मदर का, तो हमेशा मदर से आएगा। देखो यहाँ पर हम आपको ना एक बार रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज कराते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा।
जैसे ये है एग, ये फीमेल एग हुआ, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया साइटोप्लाज्म। और इसको फ्यूज करने के लिए ये है स्पर्म। तो स्पर्म जब इससे फ्यूज करेगा, जब इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को ऐसे मिलेगा, एग, एग में ये उसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर एंटर कर गया है क्या, ये स्पर्म। और आप देखेंगे कि स्पर्म का ये जो हेड वाला पोर्शन है सिर्फ यही इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म का हेड इसके अंदर एंटर करेगा और हेड में से क्या निकलेगा, न्यूक्लियस निकलेगा, और ये न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज कर जाएगा, तो ये 2n स्ट्रक्चर बना देगा। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो किसका है, साइटोप्लाज्म तो स्पर्म का नहीं आया, स्पर्म का क्या आया, सिर्फ न्यूक्लियस आया है। तो साइटोप्लाज्म किसका आया, एग का आया है, और एग किससे आता है, मदर से आता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर मदर के अंदर हैं, अगर सिर्फ वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे हैं तो वो कैरेक्टर किस इनहेरिटेंस से आए हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से आए हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू और क्लोरोप्लास्ट के थ्रू जो कैरेक्टर जाएंगे वो कैरेक्टर किसके होंगे, वो कैरेक्टर मदर के होंगे, मैटरनल बॉडी के होंगे। इस तरह का इनहेरिटेंस कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जो कि थे कार्ल कॉरेंस। अंडरस्टूड, ये सारी बात समझ में आ गई आपको, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है ये क्लियर हो गया। लिखेंगे इसके बारे में, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। in this type of inheritance in this type of inheritance in this type of inheritance characters are transferred from parents character are transferred from parents और पेरेंट्स के ब्रैकेट में लिख लो मदर, ब्रैकेट क्लोज, टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग through the structures present inside the cytoplasm present inside the cytoplasm present inside the cytoplasm is called cytoplasmic inheritance, cytoplasmic inheritance, ठीक है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड extra nuclear, it is also called extra nuclear और नॉन क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और नॉन क्रोमोसोमल और मैटरनल इनहेरिटेंस तो इन्हें हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, नॉन क्रोमोसोमल और मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। और डिस्कवरी किसने करी थी, देखिए, डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस, अब देखो, अब हम कुछ यहाँ पे बात समझ लेते हैं कि
एनिमल में अगर आप देखेंगे इन एनिमल सेल, अगर जो एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसके थ्रू होता है? इसमें होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगा, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट तो होता ही नहीं है, प्लास्टिड तो होता ही नहीं है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगा, और किसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया? ये मदर से आएगा। और अगर प्लांट सेल में देखोगे, इन प्लांट सेल तो ये होगा थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगा एंड क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये प्लास्टिड है, ठीक है, तो प्लास्टिड भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ, दोनों के थ्रू होगा। और ये दोनों किससे आएंगे? सेम, ये मैटरनल बॉडी से होते हैं, मदर के रूप में। और सी हम देखें तीसरा, तो अगर बैक्टीरिया सेल की बात करेंगे, बैक्टीरिया में भी होता है ये, तो इन बैक्टीरियल सेल ये जो इनहेरिटेंस है या इन बैक्टीरिया में देखेंगे तो ये होता है थ्रू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के थ्रू होगा इसके अंदर, ठीक है। और एक बात जो यहाँ समझते हैं, हम नोट करके लिख देते हैं कि जो जीन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के इनहेरिटेंस के लिए, उस जीन को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा जीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन या प्लाज्मोना। तो हमें लिख देते हैं द जीन कंट्रोलिंग दिस inheritance is called प्लाज्मा जीन, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, या इन दोनों के लिए एक टर्म दी गई है कलेक्टिवली कॉल्ड प्लाज्मोना, कलेक्टिवली इनको प्लाज्मोना बोला गया है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लियर हो गया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको रब कर देते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ये आप सभी ने लिख लिया होगा? यस सर। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल समझना चाहते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें समझने की। एग्जाम्पल देखते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है इनहेरिटेंस ऑफ शेल कॉइलिंग इन वाटर स्नेल। यस मनोज कुमार जी बोलिए। सर यूटी में ये चैप्टर कहाँ तक आएगा? यूटी में ये चैप्टर आएगा मेंडल के डेरिवेशन तक। यस सर। तो इनहेरिटेंस अगर हम देखें, यहाँ पर पहला एग्जांपल है इनहेरिटेंस ऑफ शेल कॉइलिंग इन वाटर स्नेल। वाटर स्नेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है लिमनिया, ये लिमनिया ना LI भी आपको मिल सकता है, लिमनिया पेरिग्रा, लिमनिया पेरिग्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्नेल है उसके ऊपर शेल कॉइलिंग अलग अलग तरह की हो सकती है। देखो स्नेल का अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ ऐसा दिखता है ये हो गया, ये इसके अंदर होगा आई,
ये होगा इसके एंटीना मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर इसकी प्रोटेक्शन के लिए शेल कॉइलिंग होगी, इसके ऊपर एक शेल पाई जाती है जो कि जनरली इस तरह की प्रेजेंट होती है। तो ये है शेल कॉइलिंग वाटर स्नेल के अंदर, ठीक है। तो जो ये शेल कॉइलिंग है ये दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? जो शेल कॉइलिंग है ये हो सकती है, इट मे बी, एक तो हो सकती है डेक्स्ट्रल, और दूसरी हो सकती है डेक्स्ट्रल जो इधर को दिखाई दे रही है, दूसरी हो सकती है सेनेस्ट्रल। डेक्स्ट्रल और सेनेस्ट्रल दो तरह की हो सकती है। डेक्स्ट्रल के लिए जो जीन है या जो फैक्टर है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल डी हो सकता है, या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है, और सेनेस्ट्रल के लिए हो सकता है स्मॉल डी स्मॉल डी। इसके ऊपर कोई क्रॉस नहीं है, कुछ नहीं आपको समझना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि दो तरह की यहाँ पर शेल कॉइलिंग है जो कि इसके अंदर देखी जा रही है। और जो इसके अंदर जीन है वो किससे आता है, ये पॉइंट याद रखना है। जो जीन है वो किससे आ रहा है, क्योंकि देखो ये एनिमल है, तो इसमें जो एनिमल है तो ट्रांसपोर्ट जो इसमें इनहेरिटेंस हो रहा है वो किसके थ्रू होगा? जीन इज थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। या फिर हम ये लिख सकते हैं, ये कैसे होगा? थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के थ्रू होगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया आपका शेल कॉइलिंग इन स्नेल। दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो वो है हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल आता है, पहले एनिमल के ही सारे एग्जांपल समझ लेते हैं। दूसरा है सिग्मा इनहेरिटेंस ऑफ सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। सेकंड है इनहेरिटेंस ऑफ सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सिग्मा पार्टिकल का इनहेरिटेंस जो इसकी फ्लाइंग वगैरह को कंट्रोल करता है, और ये भी एनिमल है तो इसमें भी किसके थ्रू होगा ये? तो ये होगा थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। अच्छा, एक बात आपको हमने शुरू में बता दी है, वो आप याद रखेंगे कि ये हमेशा मदर की बॉडी से ट्रांसफर होगा। और तीसरा एग्जांपल अगर देखें हम, थर्ड एग्जांपल हमारे पास में आता है ब्रेस्ट ट्यूमर इन माइस। ब्रेस्ट ट्यूमर इन माइस, और ये भी किसके थ्रू होगा? एनिमल है ये भी होगा थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट अगर देखें फोर्थ एग्जांपल हम, तो वो हमारे पास में आ जाएगा, फोर्थ एग्जांपल होगा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। किसमें देखा जाता है? ईस्ट में देख सकते हैं हम, नियोस्पोरा में देख सकते हैं, और एस्परजिलस में देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन ईस्ट, न्यूरोस्पोरा एंड एस्परजिलस, इनके अंदर भी देखा जाता है। ये सारे एनिमल हैं। और एक और हमारे पास में आता है पांचवा एग्जांपल, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। फिफ्थ वन इज कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम। कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस। और ये जो कप्पा पार्टिकल है ये एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं पैरामीसिन। ये जो पैरामीसिन प्रोटीन है, ये पैरामीसिन प्रोटीन किलर नेचर का होता है, और ये जो दूसरी फॉर्म होती है पैरामीशियम की उसको किल कर देता है, ठीक है। तो ये पांचों एग्जांपल लिखिए आप, और जब ये वाला आप लिखेंगे ना कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम, तो इसमें हम एक पॉइंट आपको लिखवाते हैं, ये नोट कर लीजिए। ये हमने सारे एग्जांपल समझे हैं अभी एनिमल के, और कुछ दो तीन एग्जांपल हम लोग प्लांट के लिख लेंगे।
तो इसमें पहले कप्पा पार्टिकल के बारे में लिखेंगे। कर लिया आप सभी ने नोट ये? नो सर। चलिए नोट करिए। डन भाई, हो गया नोट डाउन? यस सर। ओके, लिखिए। पैरामीशियम have two types of strain. चुप रहो रे। Paramecium have two types of strain. Paramecium have two types of strain. Strain का मतलब होता है वैरायटी। तो पैरामीशियम की दो वैरायटी हैं। नंबर फर्स्ट लिखिए, सेंसिटिव स्ट्रेन। सेंसिटिव स्ट्रेन। और सेकंड लिखिए, पहला हो गया सेंसिटिव स्ट्रेन, सेकंड है किलर स्ट्रेन। सेंसिटिव स्ट्रेन एंड किलर स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the killer strain are produced when in a paramecium at least 400 ऐसे, आप लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना कप्पा को, और केमिस्ट्री में भी आपका शायद ये आता है कप्पा। एटलीस्ट 400 कप्पा पार्टिकल्स inherited through the mitochondria from mother. इस पॉइंट का मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब यह है कि दो स्ट्रेन है हमारे पास पैरामीशियम की, एक है सेंसिटिव, दूसरी है किलर स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन कब बनती है? जब मदर से कम 400 कप्पा पार्टिकल इनहेरिट होकर किस में आ जाएं? एक पैरामीशियम के अंदर आ जाएं, तो वो वाली पैरामीशियम की जो स्ट्रेन है वो किलर स्ट्रेन बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस किलर स्ट्रेन can kill the sensitive strain of paramecium. This killer strain can kill the sensitive strain of paramecium because from the kappa particle a protein is produced which is called पैरामीसिन। ये पैरामीसिन पॉइजन है, किसके लिए? सेंसिटिव स्ट्रेन के लिए, तो उसको ये किल कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस। तो इसके बाद अब हम कुछ प्लांट के एग्जांपल इसमें समझते हैं। ये चीजें आपने लिखी ली, लिखवा दी हमने आपको। अब हम कुछ प्लांट के एग्जांपल देखते हैं। तो और एग्जांपल अगर हम देखें, अब तक हमने कितने देखे हैं? अब तक हमने आपके सामने रख दिए 1 2 3 4
5 एग्जाम्पल समझ लिए। छठा एग्जाम्पल देखिए, छठा एग्जाम्पल हमारे पास में आता है और वो है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलस जेल्पा। प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जेल्पा। और ये तो अब आप पढ़ चुके हैं, इसका और नाम क्या है, 4 o'clock प्लांट। ठीक है, सुबह 4 बजे इसके फ्लावर जो है वो खिलते हैं, इसलिए 4 o'clock बोलते हैं। तो इसमें ना प्लास्टिड इनहेरिटेंस में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस सीन इन दिस प्लांट। इन प्लांट्स में हमें 3 तरह की ब्रांच देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी ब्रांच देखने को मिलती हैं, देखो, नंबर ए ग्रीन। जो ग्रीन ब्रांच होंगी उनमें क्या होगा, ग्रीन क्यों है, क्योंकि इनके पास है, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट देखा जाएगा। दूसरी ब्रांच आपको मिलेंगी नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन में क्या होगा, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा। और तीसरी आपको ब्रांच मिलेंगी वेरीगेटेड। और वेरीगेटेड में क्या होगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो पैचेस में पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन पैचेस, टुकड़ों में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिड इनहेरिटेंस, जो कि क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक एंड प्लांट के अंदर। हमने एक एग्जांपल देख लिया। सातवां एक और एग्जांपल देखते हैं प्लांट में हम लोग। ओहो, ये क्या हो गया, यस हेमलता बोलिए। बोलिए हेमलता, कोई डाउट है। सातवां एग्जांपल रहेगा प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन ओइनथेरा या ओइनोथेरा लेमार्कियाना। लेमार्कियाना, ये क्या है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ये है आपका इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है प्लास्टिड इनहेरिटेंस। और एक है आपके पास लास्ट एग्जांपल इसका, मेल स्टेरिलिटी। ये भी किसमें आती है, इन प्लांट्स में देखी जाती है। और किस में देखी जाती है, इसका एग्जांपल है व्हीट, राइस, मेज के अंदर। और ये किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू, या इसमें जो इनहेरिटेंस है ये हो रहा है थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इसमें होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या खास बात देखने को मिलती है वो हम लिखेंगे। आप पहले ये पॉइंट्स नोट कर लें और उसके बाद हम लिखेंगे कि इसमें क्या खास बात है। तो ये नोट कर लिया आपने। अब हम लोग मेल स्टेरिलिटी पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो लिखिए, इन व्हीट मेज the cytoplasmic inheritance via VIA, वाया मतलब थ्रू या वाया एक ही बात है, वाया माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, इन दिस द pollen grain
इन दिस, अच्छा इसमें ना राइस नहीं आएगा, राइस को हटा देना, राइस इसका एग्जांपल नहीं है, व्हीट मेज है, राइस की जगह ये है कुकुम्बर। नेक्स्ट वन लिखिए, इन दिस द pollen grain fails to mature, in this the pollen grain fails to mature even when all their chromosomes are replaced by fertile males। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि इनमें जो पॉलन ग्रेन है ना वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, जबकि हम उसके सारे क्रोमोसोम्स को किसी फर्टाइल मेल के क्रोमोसोम से अगर बदल भी देंगे तब भी उन प्लांट्स के अंदर क्या होगा, तब भी उन प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जो कैरेक्टर है वो मेल से नहीं आ रहा है, कैरेक्टर फीमेल से आ रहा है, और ये शो कर रहा है क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो अगर हम फीमेल के सेट को बदलते या फीमेल के साइटोप्लाज्म को चेंज कर दें तब ये स्टेरिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्टेरिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। क्लियर है ये? तो यहाँ पर हमने समझ लिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के हमने सारे एग्जांपल भी देख लिए, प्लांट के अंदर भी देख लिया और एनिमल के अंदर भी हमने उसके एग्जांपल को समझ लिया। अब एक क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से कर देंगे। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन लिखेंगे, a male snail with dextral shell coiling, a male snail with dextral shell coiling mated मतलब MATED, इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, mated with a female snail with sinistral shell coiling, then what could be the shell coiling in offspring? What could be the shell coiling in offspring? तो आपको बताना है कि ऑफ स्प्रिंग में शेल कॉइलिंग क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर जो नहीं आया तो बताइए, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा आप लोगों को। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर करिए क्या होगा। एक मेल स्नेल है जिसमें है डेक्स्ट्रल शेल कॉइलिंग, उसकी मेटिंग करा दी, मतलब फर्टिलाइजेशन करा दिया किसके साथ में, फीमेल स्नेल के साथ, जिसके ऊपर जो शेल है, शेल कॉइलिंग है वो है सिनिस्ट्रल। तो आपको बताना है जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें शेल कॉइलिंग कौन सी होगी। बताइए जी। बोलो भाई मनोज, क्या आंसर होगा? डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होगी, क्यों? सारे ऑफस्प्रिंग में डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होगी? दोनों होगी। इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया, आपने मेंडल का वो लगा दिया यहाँ पे क्रॉस, बस। मेंडल क्रॉस होगा थोड़ी होगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से,
क्वेश्चन कहता है एक मेल है, मेल के अंदर शेल कॉइलिंग कैसी दे रखी है, डेक्स्ट्रल, और जो फीमेल है उसमें शेल कॉइलिंग कैसी दे रखी है, सिनिस्ट्रल। सेमेस्ट्रल होगी सर। हाँ, तो ये जो शेल कॉइलिंग है वो क्योंकि कैसा मदर ट्रेट है, से आई। हाँ ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, तो हमेशा मदर से ही, हाँ मदर से ही आएगा। सभी तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे उन सभी के अंदर क्या देखा जाएगा, सिनिस्ट्रल शेल कॉइलिंग देखी जाएगी। तो सही है बिल्कुल, इसको आप लोग आंसर लिख देंगे, ऑल ऑफस्प्रिंग शो सिनिस्ट्रल शेल कॉइलिंग, ऑल ऑफस्प्रिंग शो सिनिस्ट्रल शेल कॉइलिंग। आपने क्वेश्चन तो पढ़ा लेकिन आपने ना शेल कॉइलिंग का एग्जांपल याद नहीं रखा। शेल कॉइलिंग किस तरह का इनहेरिटेंस है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और हमने आपको बताया है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसमें साइटोप्लाज्म किससे आता है, मदर से आता है। इसका मतलब जो कैरेक्टर मदर के अंदर होगा वही कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस है वो कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके बिहाफ पर इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफस्प्रिंग शो सिनिस्ट्रल शेल कॉइलिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेल कॉइलिंग समझ लिया हमने, और उसके ऊपर मतलब ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया। अब इसके ऊपर एक पेडिग्री बनता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे, तो उसको हम समझ लेते हैं, पेडिग्री नंबर 6। तो ये एक लास्ट पेडिग्री है वैसे, पेडिग्री नंबर 6, नाम इसका बाद में लिख देंगे, पहले पेडिग्री बनाते हैं। देखिए ये है फीमेल, और फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, इसकी शादी नॉर्मल मेल से, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग हो गए फर्स्ट जनरेशन अगर देखेंगे तो इसमें 4 ऑफस्प्रिंग हुए। एक हुई फीमेल, फीमेल अफेक्टेड थी, मेल हुआ वो भी अफेक्टेड था, फिर एक फीमेल हुई वो भी अफेक्टेड थी, एक और मेल हुआ वो भी अफेक्टेड था। तो इसमें चारों ऑफस्प्रिंग कैसे हुए, अफेक्टेड। फिर एक अफेक्टेड फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हुई, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग हुए उसमें 2 फीमेल का बर्थ हुआ, और दोनों कैसे थे, अफेक्टेड। इस अफेक्टेड मेल की शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग हुए एक मेल एक फीमेल, दोनों कैसे थे, नॉर्मल। इस अफेक्टेड फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से होगी, तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे एक फीमेल एक मेल, दोनों कैसे हुए, अफेक्टेड। इस अफेक्टेड मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से हुई, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग हुए वो दोनों कैसे थे, नॉर्मल। तो ये पेडिग्री हमारे को दे दिया। इस पेडिग्री में ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। अब पेडिग्री पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वही देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क। और आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मदर से जो डिजीज है वो उसके हर ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रही है। देखो यहाँ पर मदर डिजीज थी तो इससे जितने भी ऑफस्प्रिंग हुए वो सारे अफेक्टेड हो गए। यहाँ पर मदर डिजीज थी तो इससे सारे जो ऑफस्प्रिंग हुए वो सारे कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए। यहाँ पर मदर डिजीज थी तो उससे जो ऑफस्प्रिंग हुए वो दोनों अफेक्टेड थे। जबकि दूसरा केस आप देखोगे कि अगर फादर अफेक्टेड है तो आप देख रहे हो उससे जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो पहला आइडेंटिफिकेशन मार्क हम लिख लेते हैं, इफ मदर इज डिजीज, यदि मदर डिजीज है देन इट्स ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी डिजीज। तो इसके सारे ऑफस्प्रिंग डिजीज होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखते हैं कि यदि मेल डिजीज है, इफ मेल या फादर इज डिजीज,
father is deceased है, then he will not transfer character to its offspring, उससे कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये जो पेडिग्री है ये कैसा है, क्या शो कर रहा है, शोइंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है और इसमें आपको जीन फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सा पेडिग्री है, इसे आप बना लीजिए। तो ये सारा पेडिग्री कंप्लीट हो गया और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे बनाइए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम ये ड्रॉ कर लिया फटाफट से और फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। चलिए, तो ये आपने बना लिया, इसको रब कर दें। अब क्वेश्चंस लिखिए और जो क्वेश्चंस की पहले हेडिंग लिखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये प्रायिकता निकालेंगे हम, जैसे 1/2 1/4 इस तरह से करके। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देयर आर, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देयर आर 3 daughters in a family, there are 3 daughters in a family, then what is the probability of having son in the 4th generation या 4th pregnancy, 4th generation नहीं लिखेंगे, जनरेशन तो गलत हो जाएगा, लिखेंगे in the 4th pregnancy। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक फैमिली में 3 डॉटर हैं, तो बताइए चौथी प्रेगनेंसी पे सन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बहुत सिंपल है, देखो, चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई सी प्रेगनेंसी हो, अगर वो सन होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो ये क्या होगा, ये जो अगर हम सेक्स क्रोमोसोम देखेंगे, मेल के अंदर अगर देखोगे सेक्स क्रोमोसोम तो XY रहेगा, तो हर बार जो प्रोबेबिलिटी है सन आने की वो क्या है, 50% है, यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, पता चला ये कैसे निकाला। देखो, ये हुआ मेल, ये हो गई फीमेल, ठीक है। 4th प्रेगनेंसी को लेके चलो आप, तो XY इसमें रहेंगे और इसमें XX रहेंगे, इसमें Y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, और यहाँ से तो X ही आएगा 1, तो 1/2 × 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये कितनी हो गई, 1/2। एक क्वेश्चन और करिए आप, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, what is the probability of having 5 sons, what is the probability of having 5 sons in a family if one pregnancy gives birth to 1 son, यदि एक प्रेगनेंसी से
एक सन का बर्थ होता है, तो बताइए 5 सन के होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बता सकते हो इसको आप, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। इस तरह से कर देंगे हम कि इन ईच प्रेगनेंसी, हर एक प्रेगनेंसी में जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सन इक्वल्स टू क्या है, 1/2 है, 50% है। तो ऐसे 5 सन के निकालो कितनी हो जाएगी, एंड तो 5 प्रेगनेंसी में कितनी हो जाएगी, वो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 टू 1/2, मतलब 1/32। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सन की प्रोबेबिलिटी हो गई 5 प्रेगनेंसी के अंदर। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन आप लोग और करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, थर्ड लिखिए, सॉरी। मिस्टर गुप्ता इज हेट्रोजाइगस। Mr. Gupta is heterozygous for 3 genes. Mr. Gupta is heterozygous for 3 genes. और जीन्स लिख लो कौन कौन से हैं, ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इन तीनों जीन के लिए मिस्टर गुप्ता हेट्रोजाइगस हैं एंड also have Y linked gene, small d। इनमें एक Y linked जीन है स्मॉल d। then what is the probability of having गैमेट के अंदर की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गैमेट में क्या हो, हैविंग स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। एक गैमेट में ये 4 रहेंगे, इनके होने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। ठीक है, मिस्टर गुप्ता हेट्रोजाइगस कर दो प्लीज। रिपीट करें, चलिए लिखिए। मिस्टर गुप्ता इज हेट्रोजाइगस फॉर 3 genes, that is capital A, capital B and capital C, and also have a Y linked gene, that is small d. Then what is the probability of having the gamete small a, small b, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। गैमेट में ये चारों हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो निकाल सकते हैं आप, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले मिस्टर गुप्ता का आप लिखोगे जीनोटाइप क्या होगा। देखो, मिस्टर गुप्ता हेट्रोजाइगस है किसके लिए, ए बी सी के लिए, तो जीनोटाइप क्या आ जाएगा इनका, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इन तीनों के लिए हेट्रोजाइगस है और इनमें एक्स लिंक जीन है, तो एक्स वाई डी ये है। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, आपको बतानी है ये गैमेट जो बनेगा उसमें ए बी सी डी की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो देखो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें से स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसमें से वाई लिंक डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1/16, या इसको कर सकते हैं 1/2 की पावर। समझ में आया कैसे हो गया। ये गैमेट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी।
भाई कैपिटल ए स्मॉल ए में से स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% चांस है। एक गैमेट में या तो कैपिटल ए जाएगा या स्मॉल ए जाएगा, तो 1/2 हो गया। उसी तरह कैपिटल बी स्मॉल बी में से क्या चांस है? 50% है, या तो कैपिटल बी जाएगा या स्मॉल बी जाएगा, तो 1/2 हो गया। कैपिटल से स्मॉल सी में भी 50% है, तो 1/2 ये हो गया। और एक्स वाई में से भी 50% है, तो 1/2 ये हो गया। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक गैमेट बनेगा और वो हो जाएगा 1/16। यानी कि 16 में से एक गैमेट ऐसा होगा जिसके अंदर ए बी सी डी ये जीन रहेंगे। क्लियर है? यस और नो तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. बस बस बस, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस जेनेटिक्स का लास्ट पोर्शन शुरू करेंगे और वो है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं आपके पास मॉर्गन आएगा और मॉर्गन के बारे में आपको पढ़ना होगा कि मॉर्गन ने क्या किया। तो यहाँ तक अच्छे से करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू। थैंक यू सर।